morning, students. इस पेपर के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं खनिज संसाधनों के बारे में, जिसमें हमने पिछली क्लासेस के अंदर बात की थी अधात्विक खनिजों के बारे में, नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में हम पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एस्बेस्टस, फेल्सपार, उसके बाद में हमने बात की थी कुछ अन्य उपयोग में आने वाले खनिजों के बारे में जो अधात्विक खनिज भी थे, जिसमें हमने बात की थी अभ्रक के बारे में। तो इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं कुछ रासायनिक खनिजों के बारे में, केमिकल मिनरल्स के बारे में, जो अधात्विक खनिज के रूप में तो हैं ही, साथ ही साथ इनका उपयोग रसायनों के रूप में किया जाता है। राजस्थान में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण खनिज पत्थर हैं, खनिज हैं जिनका उपयोग किया जाता है, चाहे वो फर्टिलिटी के रूप में हो, चाहे वो केमिकल रूप में हो। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं अब, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अब नमक के बारे में। नमक के खनिज के बारे में हम बात कर रहे हैं। सॉल्ट हम पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर। नमक सोडियम और क्लोरीन गैस का मिश्रण होता है नमक, और राजस्थान में इसकी उत्पत्ति जो है वो मुख्य रूप से खारी झील से इस नमक की उत्पत्ति होती है। राजस्थान के अंदर सांभर, भीलवाड़ा, देवाना, ये जो क्षेत्र हैं ये नमक झीलों के क्षेत्र के रूप में है। यानी कि ये क्षेत्र कैसे है? ये नमक झीलों के क्षेत्र के रूप में है, इनसे नमक की प्राप्ति होती है। राजस्थान की जो खारी भूमि है और जो झील क्षेत्र है, वहां से नमक की उत्पत्ति के बारे में जो विचार किए हॉलैंड और क्राइस्ट नामक जो विचार है इन विद्वानों के, इन्होंने कहा था कि अरब सागर से आने वाली जो मानसून तूफानें होती हैं वो ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के अंदर प्रवाहित होती हैं। यानी कि राजस्थान के अंदर जो ग्रीष्म ऋतु में मानसून तूफानें चलती हैं वो अरब सागर से होकर के राजस्थान में प्रवेश करती हैं, और उसके बाद वो राजस्थान के क्षेत्र में प्रवाहित होती रहती हैं, चलती रहती हैं, और उनके साथ ही कच्छ की खाड़ी से नमक के जो कण हैं वो उड़ करके राजस्थान में प्रवेश कर जाते हैं, राजस्थान में पहुंच जाते हैं, और राजस्थान से आते आते इन हवाओं का जो वेग है और जो चाल होती है वो कैसी हो जाती है? धीमी पड़ जाती है, और धीमी पड़ जाती है जिसके कारण नमक के जो कण कच्छ की खाड़ी से हवा के साथ हुए थे वो राजस्थान में हवा की गति धीमी होने के कारण नमक के कण राजस्थान में ही गिर जाते हैं। और लास्ट में इस क्षेत्र के अंदर जो बहने वाली नदियां हैं, जैसे मेड़ा नदी है, रूपनगढ़ नदी है, खारी, खंडेला, ये सभी नदियों के द्वारा इन कणों को बहा करके सांभर जैसी जो झीलें हैं उनमें लाकर इनको जमा कर दिया जाता है। सांभर झील की जो तल की मिट्टी है इसमें कम से कम 4 मीटर तक 5% के हिसाब से नमक का अंश यहाँ पर पाया जाता है। इस झील में नमक की जो मात्रा है
उसके बारे में जो जानकारी दी थी विद्वान ने, जिनका नाम था डॉक्टर क्राइस्ट। इनका मानना है कि राजस्थान में लगभग 5 करोड़ टन नमक होने का अनुमान है। और सांबर झील का जो जल है ये मार्च अप्रैल के महीने में जब ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है तो ये जो राजस्थान की जो झील है सांबर झील, इसका जल सूख जाता है और सूखने के बाद जल के ऊपर नमक क्या हो जाएगा, जमा हो जाता है। और तब तक इसे उसके बाद में सूखने के बाद इसको एकत्रित कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है और लास्ट में जो कुछ नमक बाकी रह जाता है नीचे तल में शेष रह जाता है उसे अलग से इकट्ठा कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है। इस नमक के अंदर जो लास्ट में बचता है इसमें 25% तो सोडियम सल्फेट और 8% इसमें सोडियम कार्बोनेट की मात्रा होती है। सांभर का जो नमक है ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्यों के अंदर इसको उपयोग में लिया जाता है, वहां पर ये इसका उपभोग किया जाता है। सांभर झील के अलावा राजस्थान में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां पर पृथ्वी के नीचे रहने वाली जो नमकीन जल को निकाल करके उसे सुखाकर नमक को तैयार किया जाता है। यानी कि जो पृथ्वी के आगे पार में पाई जाने वाली नदियां हैं जिनमें नमक प्रवाहित हुआ है उसको रोक करके ये सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद में उस नमक की मात्रा उसमें तैयार की जाती है। पंचमद्रा में 31 मीटर लंबा और लगभग 3.5 मीटर की चौड़ाई वाला गहरा और 15 से 18 मीटर चौड़े कुओं को बना करके नमक यहाँ पर बनाया जाता है। इसी तरीके से डीडवाना झील से भी सोडियम सल्फेट की प्राप्ति यहाँ पर की जाती है। शुरुआत में आपको बताया था कि नमक क्या है, सोडियम और क्लोरीन गैस का मिश्रण होता है। तो सोडियम सल्फेट की जो प्राप्ति हो रही है उसमें भी नमक की प्राप्ति होती है। सांभर झील के अंदर नमक बनाने का जो कार्य है ये मुख्य रूप से हिंदुस्तान नाम की जो कंपनी है इसके द्वारा और पंचमद्रा डीडवाना में राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर नमक को तैयार किया जाता है, नमक का निर्माण किया जाता है। राजस्थान के अंदर नमक के उत्पादन की बात की जाए तो 1988 यानी कि लगभग 1988 के अंदर 10.3 लाख टन यहाँ पर प्रोडक्शन किया गया था नमक का और 1997 में लगभग 14 लाख टन रिकॉर्ड उत्पादन किया गया था नमक का और यहाँ पर वार्षिक उत्पादन जो है वो लगभग राजस्थान में वार्षिक उत्पादन की जो मात्रा है वो लगभग 15 से 17 लाख टन तक होती है। नमक से कई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे नमक से संबंधित जो अन्य वस्तुएं होती हैं जैसे सोडा होता है, कास्टिक सोडा होता है, सल्फर होता है, ये सभी अन्य रासायनिक वस्तुएं भी नमक के द्वारा निर्मित की जाती है। नमक का पार्ट होता है इसमें, इन सब के द्वारा इनकी प्राप्ति की जाती है। तो इस तरीके से ये बात थी राजस्थान में नमक के उत्पादन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अगली खनिज के बारे में जिसका नाम है लाइमस्टोन यानी कि चूने का पत्थर। नेक्स्ट है लाइमस्टोन चूने का पत्थर। चूने का जो पत्थर है ये सबसे अधिक मात्रा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हिमालय पत्थरों के अंदर इसको शामिल किया जा रहा है
ये जो इमारती पत्थर है ये विभिन्न भूवैज्ञानिक जो काल हुए हैं जिसमें अरावली, रायगढ़, अशोकगढ़, विंध्य और पाटनरी यानी कि जलयुग काल का जो समय है इन सभी का राज्य के सभी भागों में इनका विस्तार पाया जाता है। लाइमस्टोन का सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। अजबगढ़ श्रेणी का जो चूना पत्थर है ये मुख्य रूप से जयपुर और सिरोही जिले में बहुत सारे स्थानों पर चूना बनाने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में इसको उपयोग में लिया जाता है। यानी कि अजबगढ़ श्रेणी का जो चूना पत्थर है ये कहाँ जयपुर और सिरोही जिले के स्थानों पर इसका उपयोग मैक्सिमम उपयोग में किया जाता है, जो मुख्य रूप से किस लिए चूना बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। विंध्यकाल का जो चूना पत्थर है ये कई दशकों से पाली, जोधपुर का बिलाड़ा और नागौर जिले का जो सोजन, होटन, अटबड़ा, मूंदवा ये सभी स्थानों पर इनका चूने के निर्माण उद्योग का एक आधार बन गया है, जो विंध्यकाल का निर्मित चूना पत्थर है। इसके बाद निम्बा जिला श्रेणी का जो विंध्यकाल का चूना पत्थर है ये फर्श में जोड़ने योग्य जो छोटे होते हैं और जो टाइलों की खुदाई होती है उसके लिए इसका बहुत अधिक उपयोग में इसको माना जाता है, सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ये पत्थर चित्तौड़गढ़ और कोटा जिले के अंदर कई स्थानों पर इसको खोद करके निकाला जाता है। विंध्यकाल का जो चूना पत्थर है ये कोटा से लगभग 64 किलोमीटर दक्षिण के क्षेत्र में रामगंज मट्टी, मोड़र और सुकेत के पास में भी इसको खोद करके निकाला जा रहा है। बिलाड़ा, नौखा, कुंडाल, मावली, गोपाल सागर, जगपुरा, बारा, अर्च, बीकानेर में बिंचावल, कंसगढ़ ऐसे क्षेत्रों में घटिया किस्म का चूना पत्थर बनाने का यहाँ पर पत्थर की खानें फैली हुई हैं। यानी कि इन क्षेत्रों में निम्न श्रेणी के चूने पत्थर का निर्माण किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इससे संबंधित यहाँ पर निम्न श्रेणी के पत्थर की खानें इन सभी क्षेत्रों के अंदर फैली हुई हैं। सामान्य रूप में जो चूने के पत्थर को चौके या पट्टियों के रूप में बहुत लंबे समय से इसको उपयोग में लिया जाता रहा है, लेकिन इसका जो मुख्य उपयोग है वो आधुनिक समय में, वर्तमान समय की बात कर रहे हैं हम, तो चूना पत्थर का जो मुख्य उपयोग है वो पोर्टलैंड सीमेंट के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है। सवाई माधोपुर, लाखेरी, उदयपुर, ब्यावर, चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा के अंदर जो स्थापित सीमेंट कारखाने हैं उनके अंदर इसका उपयोग किया जा रहा है। चूना पत्थर अलवर जिले की राजगढ़ और थानागाजी तहसीलों के अंदर भी ये प्राप्त किया जाता है। राजगढ़ में द्वारा, फलांचू, ऊंचा, बरेर, जामरोली, बहाली, फतेहपुर, पाई गढ़वाड़ा ऐसे स्थानों पर बहुत अधिक मात्रा में चूने के पत्थर का उत्पादन यहाँ पर राजगढ़ में अलवर जिले के अंदर किया जाता है। कुछ अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पर चूना पत्थर के बहुत अधिक मात्रा में भंडार भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जो सीमेंट निर्माण के लिए ही इनको अधिक उपयुक्त नहीं माना जाता, बल्कि इनको यहाँ पर भविष्य के जो कारखाने हैं उनको भी विकसित की जाने की भी यहाँ पर बहुत अधिक संभावना है। यानी कि इन क्षेत्रों में बहुत अधिक संभावना है कि यहाँ पर भविष्य में कारखानों की भी स्थापना यहाँ पर की जा सकती है। वर्तमान समय के अंदर ही पिछले कुछ समय में ही जैसलमेर जिले के अंदर स्टील ग्रेड चूना पत्थर के भंडारों की भी खोज की गई है। जैसलमेर जिले के अंदर ये जो भंडार है ये पूर्व में साम क्षेत्र में मिले भंडारों से भी उत्तम किस्म के ये माने जाते हैं। इसी क्षेत्र में चकी लाइमस्टोन की भी प्राप्ति हुई है, उसकी भी जानकारी मिली है। जैसलमेर जिले की जो मेरठ, भूतर, कानोई की कहानी, राताखंड, कानोई, केसुआ, नागौर जिले का जो स्टील ग्रेड का पत्थर है ये इसके भंडार जो है मानकपुर, भावंडा, एहल, उदयपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर
आपके अंदर उच्च किस्म के यानी कि उच्च जो हाई क्वालिटी के हम कह सकते हैं उच्च श्रेणी के भंडारों का भी चूना पत्थर के जो भंडार है उनकी जानकारी भी यहाँ पर पता चली है। इसी तरीके से चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर जो शंभुपुरा क्षेत्र है वहां 25 लाख टन सीमेंट ग्रेड के जो चूना पत्थर है उनके भंडारों की भी जानकारी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से मेरठा और खेगला का खेड़ा जो स्थान है यहाँ पर भी चूना पत्थर के भंडारों की जानकारी प्राप्त हुई है और ये माना जाता है कि यहाँ मेरठा और खेगला का खेड़ा जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में चूना पत्थर के जो भंडार है इसकी मात्रा लगभग 30 करोड़ टन तक की इसकी मात्रा का अनुमान यहाँ पर मिला है। मानपुरा, सेती, सेगला ऐसे स्थानों के ऊपर इन क्षेत्रों में लचीला चूना पत्थर का भी प्रोडक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। जोधपुर जिले की जो बासनी और हरि सिंह गांव है वहां पर भी चूना पत्थर की खोज की जानकारी प्राप्त हुई है। इन क्षेत्रों में भी चूना पत्थर के भंडारों की जानकारी प्राप्त हुई है। सवाई माधोपुर जिले का जो रामचाना क्षेत्र है, बूंदी जिले में जो सरोदरा क्षेत्र है, दाकुंदा क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में चूने के पत्थर की लगभग 40 मीटर मोटी परत की जानकारी यहाँ पर मिली है। ये माना गया है कि इन क्षेत्रों में चूना पत्थर का जो जमाव है ये लगभग 40 मीटर की मोटी परत के रूप में इन क्षेत्रों के अंदर चूना पत्थर का जमाव पाया जाता है। चूना पत्थर जो सैल समूह है ये उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व में पाली जिले का सोजत से लेकर नागौर जिले का मंडवा तक इस चूना पत्थर के जो सैल समूह है इसका विस्तार यहाँ पर फैला हुआ है, जिसमें कुछ स्थानों के ऊपर उच्च किस्म के चूना पत्थर की जानकारी भी यहाँ पर मिली है। मांडला, पटवारा, कोटन और मुंडवा में भी पहले से ही यानी कि और भी पहले से ही खुदाई का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ चूना पत्थर के भंडारों की भी जानकारी प्राप्त हुई है। यहीं से विभिन्न उद्योगों जहाँ पे रासायनिक किस्में इसकी उपयोग में ली जाती है वहां पर चूना पत्थर उन क्षेत्रों में उद्योगों के अंदर चूना पत्थर उपलब्ध कराया जा रहा है। चूना बनाने का जो कार्य है ये कोटन, मुंडवा, पटवारा, सोजत, मांडला और आबू रोड के अंदर भी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर चल रहा है। वर्ष 2010 और 2011 में चूने पत्थर का जो उत्पादन है राजस्थान के अंदर वो लगभग 44,000 टन की मात्रा इसकी रही थी, जिसका मैक्सिमम पार्ट जो प्रोडक्शन किया गया है चूना पत्थर का वो राजस्थान के अंदर सबसे अधिक मात्रा में चित्तौड़गढ़ जिले से प्राप्त किया गया है। यानी कि चूने पत्थर का सबसे अधिक मात्रा में जो उत्पादन हो रहा है मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ जिले से प्राप्त यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये बात थी अपनी राजस्थान में प्राप्त होने वाले चूने के पत्थर से, जो राजस्थान का एक बहुमूल्य पत्थर है, इमारती पत्थर के रूप में है। इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर मिनरल्स के रूप में, यानी कि ऐसे धातु खनिज जिनका उपयोग मुख्य रूप से उर्वरकों के रूप में किया जा रहा है, फर्टिलाइजर बनाए जाने के लिए किया जा रहा है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं उर्वरक धातु खनिज के बारे में।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं उर्वरक खनिज के रूप में अधात्विक खनिजों के बारे में, यानी कि फर्टिलाइजर मिनरल्स एज ए नॉन मेटालिक मिनरल्स के रूप में। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जिप्सम खनिज के बारे में। जिप्सम खनिज के बारे में हम बात कर रहे हैं। जिप्सम क्या है? ये खनिज पदार्थ की ऐसी किस्म है जो अपने द्रव्य के रूप में पाई जाती है, द्रव्यदान रूप में इसका विस्तार पाया जाता है पृथ्वी के तली वाले भाग में, आंतरिक भाग के अंदर, जिसे सेलनाइट के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसे सेलनाइट कहा जाता है। भारत के अंदर सबसे अधिक जिप्सम की जो प्राप्ति हो रही है वो केवल और केवल राजस्थान राज्य के अंदर ही प्राप्ति है। भारत का जो कुल उत्पादन है जिप्सम का, उसमें राजस्थान के अंदर उत्पादित होने वाला जो जिप्सम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि देश के कुल उत्पादन का लगभग 95% भाग राजस्थान राज्य में उत्पादित होता है। और इसका वार्षिक जो औसत उत्पादन है वो लगभग 10 लाख टन तक है, जो 2010 के आने में लगभग इसकी मात्रा 4000 टन से भी अधिक मात्रा में जिप्सम का प्रोडक्शन अकेले राजस्थान राज्य से हुआ था। राजस्थान में जिप्सम के जो उत्पादक क्षेत्र हैं ये अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न रूप में फैले हुए हैं, लेकिन इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों में ही अधिक मात्रा में फैले हुए हैं। तो राजस्थान के अंदर जिप्सम के जो उत्पादक क्षेत्र हैं ये मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों के अंदर फैले हुए हैं, जिसमें सबसे पहला क्षेत्र जो है वो है नागौर क्षेत्र। पहला क्षेत्र है नागौर क्षेत्र। नागौर क्षेत्र जो है, नागौर जो जिला है, ये जिप्सम का जो जमाव है उसके आधार पर बहुत ही धनी जिले के रूप में है। इस क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण खाने हैं जिसमें भदवासी है, खैरात है, मदाना, नांगलोर, इसकी महत्वपूर्ण जो खाने हैं उनमें भदवासी, खैरात, मांगलोर, ये खान सभी कहाँ पे हैं? नागौर जिले के अंदर है, जहाँ जिप्सम का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद मदाना खान, डाकोरिया खान, बड़ाना खान, मालूहू खान, ये सभी महत्वपूर्ण खाने हैं जो जिप्सम का उत्पादन करती हैं, जो मुख्य रूप से नागौर जिले के अंदर फैली हुई खानों के रूप में है। इसके बाद जिप्सम का जो दूसरा महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है वो है बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू क्षेत्र। दूसरा प्रोडक्शन एरिया राजस्थान के अंदर
बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जिप्सम की मैक्सिमम भंडारों की जानकारी यहाँ पर प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि राजस्थान का जो जिप्सम का अधिकतम जमाव है वो केवल बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। बीकानेर के अंदर जो जामसर क्षेत्र है, जामसर गांव और कामसर क्षेत्र, ये दोनों इसके महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं, जो मुख्य रूप से बीकानेर में जो क्षेत्र है वो है जामसर गांव, जहां पे सबसे बड़ा जिप्सम का जमाव क्षेत्र माना जाता है इसका। और बीकानेर में जो स्थित स्थान है उनमें सेलेनाइट जो जिप्सम की एक किस्म होती है, इसकी एक उत्तम किस्म मानी जाती है, वो यहाँ पर पाई जाती है। बीकानेर में इसके अलावा सियासर, कावरी, भारू, धोलेरा, जगदेवला, दांडला, हरकासर, पुगाल की खान, ये सभी ऐसी खान क्षेत्र हैं जहां से बीकानेर जिले के अंदर जिप्सम का प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद चूरू जिले की बात की जाए तो चूरू जिले के अंदर भालन, भाली, जगासरी, भदीमाई, देवगाड़िया और सापुन, इन सभी स्थानों के ऊपर जिप्सम के भंडार की जानकारी है। जिप्सम का जमाव यहाँ इन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसी तरीके से गंगानगर जिले की बात की जाए तो यहाँ पे सूरतगढ़, तोलानिया, किसानपुरा, रंगमहल, बीरमसर, नौलखी और पूरबसर क्षेत्रों के अंदर गंगानगर में जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। और इसी तरीके से हनुमानगढ़ जिले के अंदर नौगढ़, भादरा, ये सभी स्थानों के ऊपर जिप्सम का जमाव यहाँ पर पाया जाता है। तो इस तरीके से दूसरा महत्वपूर्ण जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है राजस्थान का, जिसका नाम है बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू क्षेत्र। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है राजस्थान का जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर क्षेत्र। इन क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है इसमें जैसलमेर जिले के अंदर जो जमाव है जिप्सम का वो मोहनगढ़, हमीरवाली, धानी और लाखा क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से यहाँ पर मिलता है। जोधपुर के अंदर जिप्सम का जो जमाव है ये मुख्य रूप से फालसुंग जो क्षेत्र है वहां पर इसका जमाव मिलता है। जोधपुर जिले के अंदर ही अधिकतर मुख्य रूप से मंगलोर, कारास, ढाकोरिया, कोटानी, मिलोर, सगाली, बागवासी और मनोरा की खान जो है यहाँ से जिप्सम का प्रोडक्शन किया जाता है। और जोधपुर में ही यह अनुमान है कि जिप्सम के जो सुरक्षित भंडार है वो राज्य के सुरक्षित भंडार के रूप में जोधपुर जिले के अंदर स्थित है, जिसकी मात्रा राजस्थान के कुल सुरक्षित भंडारों की मात्रा है उसमें जोधपुर के अंदर जो सुरक्षित भंडार है उसकी मात्रा लगभग 9% तक यहाँ पर पाई जाती है। ये माना जाता है कि राजस्थान के अंदर जो जिप्सम का सुरक्षित भंडार है उसमें जोधपुर के अंदर जो सुरक्षित भंडार स्थित है उसकी मात्रा लगभग 9% तक इसकी मात्रा है। इसके अन्य जिप्सम क्षेत्र राजस्थान के अंदर यदि बात की जाए तो इसके अन्य क्षेत्रों में कावास, कुर्ला, श्योगर, उत्तरलाई और पारदीवानी ये क्षेत्र बाड़मेर जिले के अंदर और पाली जिले के अंदर उडानी क्षेत्र है जहां पर जिप्सम के अधिक से अधिक मात्रा में भंडार की जानकारी मिली है। जिप्सम का जो उपयोग है ये मुख्य रूप से सीमेंट में, अमोनियम सल्फेट की खाद में और पैरिस प्लास्टर जो होता है उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से जिप्सम एक महत्वपूर्ण खनिज है राजस्थान का, जिसकी बहुत अधिक मात्रा यानी कि लगभग 95% देश का कुल प्रोडक्शन जिप्सम का राजस्थान से प्राप्त किया जाता है।
तो इस तरीके से ये बात थी अपनी राजस्थान के अंदर उत्पादित होने वाले जिप्सम के खनिज के बारे में। और बाकी के जो अन्य हम कह रहे हैं कि जो और खनिज हैं राजस्थान के अंदर, जैसे मार्बल है, संगमरमर जिसको हम कह रहे हैं, और कुछ एक खनिज और हैं जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। उन सब के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे डिस्कस करेंगे।